प्यारे दर्शकों नमस्कार। दर्शकों एक बार पुनः स्वागत है। आज हम उत्तराखंड एलटी के लिए हिंदी एलटी के लिए आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पूर्व हम हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्द रचना और वाक्यों के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, देवनागरी लिपि आदि हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। इसके और भी वीडियो आएंगी क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास एक वीडियो या दो वीडियो में सीमित हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी वीडियो अवश्य में आएंगी। इसको अवश्य में आप नोट्स भी बनाते जाएं, इसका अवश्य में भी आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। आज हम एक उदाहरण समझते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, साहित्य के इतिहास को समझने के लिए रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इस उदाहरण को समझते हैं। वो क्या कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियाँ परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं जनता की चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखना ही साहित्य का इतिहास है, या यह साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये प्रसिद्ध जो हिंदी साहित्यकार हैं, साहित्य इतिहासकार हैं, लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की का उद्धरण है, ये इनका मानना था। चलिए अब देखते हैं इसकी परंपरा किस प्रकार से विकसित हुई। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा किस प्रकार से यह परंपरा आरंभ हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने ही लिखा। उनसे पूर्व लिखे गए साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ इस प्रकार से हैं। देखिए, एक फ्रेंच विद्वान हुए गारसा दो ताशी, इन्होंने एक फ्रेंच भाषा में क्या लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसे आप देख सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से एक आध बार आप देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंच नाम है तो इतना सरल नहीं है। इसके अलावा भारतीयों की बात की जाए तो शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर जी ने लिखी थी, यह कृति है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में भी एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। हिंदी की बात की जाए तो एक और लिखा मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को तो आप जानते ही हैं, सर्वपरिचित है, क्योंकि यह सबसे प्रमाणित और अच्छा सुव्यवस्थित माना जाता है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल के बाद कुछ और हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उनकी भी यहाँ नाम लिखे गए हैं। देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी ने ये लिखा था। इसके अलावा दूसरा नंबर देखिए, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग, इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा और हिंदी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी मूर्धन्य विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वैष्णदेव। और इसके अलावा देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, और हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास नगेंद्र ने यह लिखा। और हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास बच्चन सिंह। और वर्तमान में भी हिंदी साहित्य का समग्र रूप से अथवा विभिन्न विधाओं के इतिहास के रूप में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या है, चल रही है, लोग लिख रहे हैं। ये इसलिए लिखा जा रहा है कि सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त होते रहे। काल विभाजन की बात की जाए, क्योंकि इतना बड़ा कालखंड है जिसमें हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ, तो इस कालखंड को अलग अलग साहित्य की दृष्टि से, अलग अलग विधाओं की दृष्टि से इसे कालखंड में बांधा गया। क्योंकि जब हिंदी प्रौढ़ावस्था में थी, या जब वो प्राकृत से निकल करके हिंदी बन रही थी, या अवधी खड़ी बोली से बन रही थी, तो उस हिंदी का अलग अलग परिमार्जन होता रहा। और आज की जो हिंदी है, मानक हिंदी, उसका जो सफ़र है वह लगभग 1000-1200 साल पुराना है।
एक दिन 2 दिन में कोई भी भाषा का निर्माण नहीं होता। तो यही काल विभाजन के द्वारा पता चलता है कि कब किस प्रकार के काव्य लिखे गए और हिंदी का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ। देखिए, हिंदी की काल विभाजन की क्या आवश्यकता पड़ी वो मैं समझा चुका हूँ आपको। काल विभाजन की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल जी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो भी परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि के लिए किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। ये भी है कि अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार के काव्य कृतियाँ की गई, तो इनको आप एक तरह प्रकार से भी नहीं कह सकते। जब भक्तिकालीन था तो एक धड़ा था जो राम को मानता था, एक था कृष्ण को मानने वाला, एक मूर्ति पूजक था, एक क्या था, अमूर्ति पूजक, अर्थात ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे लेकिन वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तो अलग अलग प्रकार की भक्ति, अलग अलग प्रकार की रीति, अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। तो इसी प्रकार से इनका काल विभाजन भी हुआ। देखिए, काल विभाजन के आधार, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विद्वानों ने काल विभाजन को निम्नलिखित आधार बनाया। क्या आधार बनाया? क्योंकि काल विभाजन किसी न किसी, मैंने जैसे आपको बताया कि काल विभाजन का एक कारण हो सकता है क्या, कृतियों का विभिन्न विभिन्न होना, कृतियों की भाषा का अलग अलग होना। ये मेरा अपना मन था, लेकिन जो उन्होंने रखा, जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, उनके जो मत हैं उनको भी आज हम समझेंगे। एक तो ऐतिहासिक कालक्रम, क्योंकि समयावधि अलग अलग थी, शासक तथा उनका शासनकाल, इसमें भी आप देखते हैं कि जो शासनकाल आया उस प्रकार के क्या है, कृतियों की जो है रचना हुई। जननायक तथा साहित्य युग निर्माता और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन और साहित्यिक प्रवृत्ति। काल विभाजन को समझते हैं आज हम। देखिए, इतिहासकारों के द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार से किया गया। देखिए, सर्वप्रथम ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है वह 12 भागों में उन्होंने किया। ये सबसे पहले उन्होंने 700 से लेकर के 1300 ईस्वी तक का जो समय है उसको उन्होंने क्या कहा, उनको चारण काल कहा। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण उन्होंने काल दिया। उसके बाद तीसरा जो काल दिया उन्होंने जयसी की प्रेम की कविताएं कहा। इसके उपरांत चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी तक। छठा जो है, पांचवा शायद ये बीच में क्या है, खा गए, क्योंकि 6 2 बार लिख रखा है। पांचवा जो है मुगल दरबार, छठा जो है तुलसीदास, सातवां रीति का काव्य जिसे 1500 से लेकर के 1692 ईस्वी इन्होंने रखा। आठवां देखें तो तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति जो कवि थे उनको इन्होंने रखा। इसका समय इन्होंने बोला कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का समय है। इसके बाद जो आठवां है वो 18वीं शताब्दी, और नवा जो है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 10वां, और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और जो 12वां इन्होंने दिया वह दिया विविध। इस प्रकार से 12 पॉइंट में इन्होंने 12 भाग में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने रखा। अब हम देखते हैं मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने आदि काल या आदि प्रकरण, इसमें पूर्व और उत्तर, यहाँ उत्तर हो जाएगा, पूर्व दोनों जगह लिख रखा है। देखिए, पूर्व आरंभिक काल इन्होंने 700 से लेकर के 1343 विक्रम संवत लिया। विक्रम संवत और हमारी डेट में थोड़ा सा अंतर होता है। अभी विक्रम संवत कितना चल रहा है, 2077। अभी क्या चल रहा है, 2077। अभी सन क्या चल रहा है, 2020। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। 2077 माइनस 2020 कितना हो गया, 57 साल का अंतर है। तो विक्रम संवत जहाँ भी आया
वहाँ आप लोग क्या करेंगे, 57 साल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि ये छोटा है। कितना छोटा है, 57 साल छोटा है। चलिए, हम बात कर रहे थे विक्रम संवत की। तो उन्होंने पूर्व आरंभिक काल को उन्होंने 700 से लेकर के 1343 विक्रम संवत माना। इसके बाद उत्तर आरंभिक काल को इन्होंने 1344 से लेकर के 1444 विक्रम संवत, वी.सी. जहाँ वी सिंह लिख रखा है, अर्थात वी विक्रम संवत, ये इस प्रकार से है। माध्यमिक काल को अगर देखें तो पूर्व माध्यमिक काल 1445 से लेकर के 1560 विक्रम संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक काल इसको 1561 से लेकर के 1680 तक का समय इन्होंने माना। अलंकार काल की बात की जाए तो पूर्व अलंकार काल जो 1681 से लेकर के 1790 ईस्वी तक का माना इन्होंने, और उत्तर अलंकार काल इन्होंने 1791 से लेकर के 1889 तक का इन्होंने समय माना। अज्ञात काल में इन्होंने रखा 1890 से लेकर के 1944 विक्रम संवत तक। आप इसे स्पष्ट रूप से देख लें। और इन्होंने अंतिम जो रखा है ये ऊपर की तरफ यहाँ है, आप देखिए, नूतन काल। नूतन काल में भी पूर्व नूतन काल 1945 से लेकर के 1960 विक्रम संवत, और उत्तर नूतन काल जो 1961 से लेकर के 1975 विक्रम संवत तक का इन्होंने समय रखा। अब हम देखते हैं जो सबसे प्रमाणित माना जाता है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जैसा कि आप देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तीसरे जो है, इन्होंने जो है संवत, जो विक्रम संवत है वही यहाँ भी है। वीरगाथा काल इन्होंने 1050 से लेकर के 1300 क्या रखा, 75 रखा, 1375 तक। भक्ति काल की बात की जाए तो विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक इन्होंने ये माना। इसके बाद इन्होंने रीति काल माना 1700 से लेकर के 1900 तक, और गद्य काल इन्होंने 1900 से लेकर 1984 तक विक्रम संवत तक का समय इन्होंने क्या माना, गद्य काल। अब इसके बाद एक और हुए, चौथे देखे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया, इन्होंने 750 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय है इसे संधि काल माना, और 1000 से 1375 तक का समय जो है चारण काल, और 1375 से 1700 तक का जो समय है भक्ति काल, और 1700 से 19 तक के संवत के काल को रीति काल। फिर उसके बाद इन्होंने आधुनिक काल में संवत 1900 से आगे की जो था उसे आधुनिक काल में काल विभाजन किया। चलिए आगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी देखते हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्या है, हिंदी गद्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा जितना मैंने देखा है, इनके जो निबंध हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन में भी इनका जो योगदान है वह अद्वितीय है। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संवत 1000 से लेकर 1350 तक का काल आदि काल में इन्होंने रखा, और उसके बाद इन्होंने भक्ति काल जो है माना 1350 से लेकर 1700 ईस्वी तक का। रीति काल इन्होंने 1700 से लेकर 1900 तक। आधुनिक काल संवत 1900 से आगे का समय। इस प्रकार इन्होंने भी काल विभाजन किया। अब देखते हैं आदर्श और सर्व प्रचलित जो काल है, काल विभाजन, उसको हम एक बार देख लेते हैं। अर्थात ये सब लोगों को क्या है, मान्य है, जो सब ने माना उसको एक प्रकार से इन्होंने रख लिया। इसमें देखिए, आदिकाल 700 से लेकर के 1450 ईस्वी तक का जो काल था उसको क्या कहा जाता है, आदिकाल। फिर दूसरा जो काल आता है उसको कहा जाता है भक्ति काल। इसे पूर्व मध्यम काल भी कहा जाता है। ये 1450 से लेकर 1750 तक का समय है। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, 1750 से लेकर 1850 तक का समय है। आधुनिक काल देखा जाए तो 1850 से आगे तक। भारतेंदु, इसमें भारतेंदु है। आधुनिक काल का विभाजन इस प्रकार से किया गया है, 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय। ये ईस्वी है, जहाँ ईस्वी है तो यहाँ ईस्वी है, जहाँ संवत है वहाँ संवत है। ये अवश्य में ध्यान रखने वाली चीज़ है। द्विवेदी युग को इन्होंने 1900 से लेकर के 1918, और छायावाद जो युग था 1918 से लेकर के 1938 तक का समय। प्रगति प्रयोग का जो था वह 1838 से 53 तक, 1953 क्षमा करें,
1938 से लेकर के 1953 तक। नई कविता की बात की जाए तो 1953 से आगे की जो कविताएं या लिखी गया उसे नई कविता में इन्होंने स्थान दिया। आज हम सामान्य चर्चा में आदिकाल को के विषय में सामान्य चर्चा करेंगे। आदिकाल का जो समय है, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन सर्वमान्य जो संवत है वह इस प्रकार से है। 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय है, जो जिसे वीर गाथा काल कहा, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो संवत 1050 से लेकर के 1375 तक का समय आदिकाल का है। प्रमुख साहित्य रासो काव्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले रासो काव्य के विषय में हम देखते हैं। चंद्रवरदाई ने एक कृति लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। रासो काव्यों की अधिकता इस समय की गई। और नरपति नाल्ह ने विशलदेव रासो लिखा और दलपत विजय ने खुमार रासो लिखा। जगनिक ने परमल रासो लिखा। इस प्रकार ये रासो ग्रंथों की जो है क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। आगे देखिए सिद्ध साहित्यों में सरहापा ने दोहा कोश लिखा, शबरपा ने चर्यापद लिखा, और इसके बाद देखिए डोम्भिपा ने योगचर्या लिखा। और जैन साहित्य में देखिए देवसेन ने श्रावकाचार लिखा और शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा। आशुग कवि ने चंदनबाला रास लिखा। इसके अलावा जिनधर्म सूरी ने स्थूली भद्र रास लिखा। विजय सेन सूरी ने रेवतंगिरी रास लिखा। सुमति गणी ने नेमिनाथ रास लिखा। इसके अलावा जो नाथ साहित्य लिखा गया वो गोरखनाथ ने प्राण संकली, आत्मबोध, महेंद्र, गोरखबोध आदि कृतियां करे। अन्य जो कृतियां थी केदार भट्ट ने जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि ने जयमयंक, जयचंद्रिका, जस चंद्रिका, ये इस प्रकार से लिखे। स्वयंभू ने पौम चर्यों इस प्रकार से लिखा। पुष्पदंत ने महापुराण लिखा। धनपाल ने भविष्यत कहा लिखा। इसके अलावा भी कुछ कृतियां हैं जो इस साइट है, आप देखिए। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा। हेमचंद ने शब्दानुशासन और राम सिंह ने पाहुण दोहा। दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अमीर खुसरो ने खुसरो की पहेलियाँ। रोड़ा ने राउल वेल और ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर। व्यास कवि ने नल दमयंती कथा। आदिकाल की जो प्रवृत्तियां थी कि किस प्रकार से जो काव्य लिखा गया उसकी क्या प्रवृत्तियां थी उसे एक बार हम समझते हैं। आदिकाल की जो प्रवृत्तियां थी इसमें रासो काव्य की अधिकता थी। चरित काव्य या गाथा काव्य भी, इसे कथा काव्य, गाथा काव्य या चरित काव्य, किसी के चरित्र पर लिखे जाते थे रासो काव्य, अर्थात किसी राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण उनका बखान किया जाता था। यह काव्य की परंपरा इस समय प्रचलित थी। सिद्ध नाथ जैन संप्रदाय द्वारा धार्मिक काव्य भी रचे गए। इस समय वीर तथा संगार रस प्रधान थे। कल्पना की भी प्राचुर्यता थी। राष्ट्रीय भावना का अभाव था क्योंकि राजा मदमस्त थे और राजा को प्रसन्न करने के लिए कभी भी उसी प्रकार की रचनाएं किया करते थे। रचनाओं की संदिग्धता, क्योंकि अतिशयोक्ति में राजा की इतनी बड़ाई कर देते थे कि राजा कुछ होता नहीं था, लेकिन राजा की बहुत बड़ाई हो जाती थी। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी भाषा थी। डिंगल पिंगल काव्य शैलियों का प्रयोग हुआ था और प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य की रचना इस समय हुई थी। लोक साहित्य की रचना, अर्थात लोक साहित्य अधिक रचा गया। इस समय का जो समय था, इस समय लोक साहित्य अधिक रचा गया। नमस्कार प्यारे दर्शकों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ज़रूर और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।